जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सीटेट की आगामी परीक्षा सितंबर में होने वाली है। तो दोस्तों उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने सामूहिक अचेतन यानी कि दोस्तों कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से किसने सामूहिक अचेतन, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है, इसका संप्रत्यय दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे जंग ने, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जंग ने किसका संप्रत्यय दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे सामूहिक अचेतन का, यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जंग का पूरा नाम कार्ल गुस्ताव जंग है। आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। जंग का पूरा नाम क्या है? कार्ल गुस्ताव जंग, इनका पूरा नाम है। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। दोस्तों बतानी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किसे माना जाता है, किस वर्ष को माना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 1900 ईस्वी को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। दोस्तों ये बतानी है हमें कि इनमें से कौन सा एक मुख्य रूप से क्या है, अनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आप लोग याद रखेंगे आंखों का रंग, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ये आंखों का जो रंग होता है ये क्या है, अनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है। दोस्तों बतानी है कि जो विकास है ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, विकास जो है ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। किस तरह का परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे गुणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे विकास किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग याद रखेंगे गुणात्मक परिवर्तन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग स्किल से संबंधित है। दोस्तों ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग स्किल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं क्या विकल्प है। देखिए, श्याम पट पर लिखना। जी हाँ दोस्तों, श्याम पट पर लिखना ये भी क्या है, एक टीचिंग स्किल है, बिल्कुल। अगला है प्रश्नों को हल करना, ये भी क्या है, टीचिंग स्किल है। इसके बाद है प्रश्न को पूछना, यानी कि एक शिक्षक को ये तीनों स्किल्स दोस्तों पता होनी चाहिए। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि उपर्युक्त में सभी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी टीचिंग स्किल में ये सभी दोस्तों जरूरी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा कह रहा है दोस्तों कि धूप में जो है कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है। तो बतानी है कि वह बच्चा कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वो जो बच्चा है वो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वह बच्चा जो है कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं। देखिए, शिक्षार्थी का मतलब होता है दोस्तों विद्यार्थी। आप लोग याद रखेंगे जो शिक्षा को ग्रहण करे, शिक्षार्थी। तो देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों ये हमें बतानी है कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार गलतियां करता है तो हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए,
पहला है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो बेशक करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में क्या करनी चाहिए, परिवर्तन करनी चाहिए, ताकि उसका जो माहौल है वो बदले और बच्चा सीखने के दौरान कम से कम गलतियां करे और दोस्तों उस बच्चे में क्या हो, काफी डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए एक शिक्षक के नाते। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। बाकी देखिए, बाकी ऑप्शन बी में क्या है, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नेगेटिव थॉट्स बन रहा है। क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। हम लोग क्यों छोड़ दे पाठ को कुछ समय के लिए। अगला है गलती करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। अगला है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो सही जो इसमें ऑप्शन है वो क्या है, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। ये सबसे दोस्तों बेहतर तरीका है किसी शिक्षार्थी को लगातार गलतियां करने से रोकने के लिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, बतानी है कि कोई क्लास में, कोई वर्ग में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कितने क्षेत्र हो सकते हैं। तो देखिए, रुचियों के भी क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के भी क्षेत्र हो सकते हैं और चरित्र के भी क्षेत्र हो सकते हैं। यानी कि ये तीनों भिन्नताएं दोस्तों हो सकते हैं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी। आप सभी याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है। दोस्तों ये हमें बतानी है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आश्चर्य से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। दोस्तों बतानी है कि अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे पैट्रिक पावलोव ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लोग याद रखेंगे पैट्रिक पावलोव ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों बतानी है कि समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, इसमें हो जाएगा विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में न लाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है, मुख्य कार्य है समायोजन शिक्षा का। अगला है विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। यह भी दोस्तों क्या है, मुख्य कार्य है। अगला है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है, समायोजन शिक्षा का एक मुख्य कार्य है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। ये क्या है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, ए बी सी उपर्युक्त में सभी। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा किस प्रकार का है। दोस्तों ये हमें बतानी है कि जिस बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 तक है, तो बच्चे का IQ लेवल किस प्रकार का है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो बच्चा बिल्कुल सामान्य बुद्धि का है। क्या है, सामान्य बुद्धि का, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में है दोस्तों, तो वो बच्चा क्या है, सामान्य बुद्धि का बच्चा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है। ये दोस्तों बताने कि भाषा के विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है ये कौन सा काल होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अति संवेदनशील काल होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी, भाषा विकास के लिए जो बचपन होता है दोस्तों ये बहुत ही अति संवेदनशील काल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस काल के दौरान दोस्तों बच्चा जो भी सीखता है
जो भाषा सीखता है दोस्तों वो उसके जहन में क्या हो जाता है, वो उतर जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस काल को अति संवेदनशील काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा उस काल के दौरान सीखेगा दोस्तों वही उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो आप लोग याद रखेंगे अति संवेदनशील काल है प्रारंभिक बचपन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। दोस्तों बतानी है कि मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है इसके विकास का क्या अर्थ है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, मानव मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है इसके विकास का जो अर्थ है दोस्तों वो है अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह हमें बतानी है कि कितने वर्ष तक के दोस्तों इस अवस्था को कहा जाता है, कितने वर्ष के बच्चों तक। तो आप लोग याद रखेंगे 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों ये अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है। क्या नाम है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष तक दोस्तों होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो दूसरा चरण है जो लगभग 2 से 7 वर्ष तक की आयु तक होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का ये दूसरा चरण है जो 2 से 7 वर्ष तक के दोस्तों आयु तक होता है और इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी याद रखेंगे, रचनावाद, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो रचनावाद है ये क्या है? ये बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। आप लोग याद रखेंगे रचनावाद में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रयास व त्रुटि, यानी कि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों ये हमें बतानी कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए प्रयास में व त्रुटि में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लक्ष्य, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे सीखने की क्षमता पर दोस्तों आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। सीखने की क्षमता का संबंध आर्थिक स्तर से बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। देखिए यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या हमें उसे दंडित करना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमें कोई उसे फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का हमें कारण जानना चाहिए और तब जाकर के उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। कोई भी छात्र अगर असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षक को गृह कार्य यानी कि होमवर्क की जांच करनी चाहिए। देखिए दोस्तों हम बतानी है कि एक टीचर को होमवर्क की जांच करनी चाहिए। कब? कभी कभी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हम कभी कभी क्यों जांच करेंगे? जब छात्र कहे, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब छात्र कहे तब आप होमवर्क जांच कीजिएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। कभी नहीं, ये भी गलत है। नियमित, बिल्कुल डेली यानी कि रेगुलर। शिक्षक को गृह कार्य होमवर्क की जांच नियमित करनी चाहिए। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का सही अर्थ होता है। दोस्तों बतानी है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का सही अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे विचारों का आदान प्रदान करना, ये दोस्तों संप्रेषण का सही अर्थ होता है विद्यार्थियों के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का सही अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीटेट सितंबर 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।